कि अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर सबसे पहला ये देखो, एक की कैपेसिटर लिया, इनकी प्लेट सेपरेशन ली डी, इस पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक आपका नेगेटिव प्लेट। प्लेट की एरिया ए है, इस पे चार्ज आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, और जब मीडियम आपका सिर्फ एयर है तो कैपेसिटेंस क्या निकला हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। D is separation between plates, A is area of plates, epsilon naught is permeability of medium between the plates of capacitor। तो अभी अगर एयर है तो इसकी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो आपको पता है। अगर ये पूरा मीडियम कैपेसिटर के बीच, प्लेट के बीच का ये पूरा मीडियम में किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दो कंप्लीटली, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और कुछ भी चेंज नहीं करना, मान लो मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, एरिया चेंज नहीं किया, सिर्फ इसके स्पेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया, तो उस कंडीशन में हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। मतलब कैपेसिटेंस जो है बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर। ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से फिल ना करें, है ना, मान लो मैं एक ऐसा ले लेता हूं कि स्लैब की फॉर्म में दिख रही डाइलेक्ट्रिक, जैसे ये कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। हम अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट पे इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी d है, एरिया प्लेट का a है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला और इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो t है, मतलब पूरे स्पेस को कवर नहीं कर रहा। इस कंडीशन में आपका कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर भी है, देखो इस तरफ एयर है, यहाँ भी एयर है, और बीच में इतना पोर्शन जो है आपका डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में पिछली क्लास में बताया था आपको। तो अगर पूरा स्पेस फिल ना किया जाए, सिर्फ टी थिकनेस फिल कर दें, तब कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है हमारा, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, है ना। इसे प्रूव करना है, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ये के कूलम्ब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट नहीं है। T is thickness of dielectric slab, D is separation between plates of capacitor। सबको दिख रहा है ये? ओके ठीक है। तो ये जो स्लैब है आपका, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डाइलेक्ट्रिक, इसकी कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी और उस यहाँ पर वो के है, यहाँ पे जो वैल्यू डाली जाएगी उसके हिसाब से हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगा। सीधी सी बात है, अगर एयर में जो भी कैपेसिटेंस आ रहा है आप डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे, पूरा फिल कर दें या स्लैब डाल दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर मैं मेटल का स्लैब डाल दूं तब क्या होगा, इन केस ऑफ मेटल स्लैब फर्क क्या होगा इसमें, सारा डायग्राम तो ये रहेगा, के की वैल्यू चेंज होगी। फॉर मेटल स्लैब देखो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ भी हो, डाइलेक्ट्रिक अगर है तो उसकी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, हम न्यूमेरिकल बनाने से वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेटल स्लैब हो जाए, मतलब ये जो स्लैब दिख रहा है आपको टी थिकनेस का, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, मेटल है या कोई गुड कंडक्टर है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन मेटल स्लैब के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, है ना। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये मेटल का हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जैसे ही आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, मतलब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है आपका सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। अब यहाँ पे के की जगह हम इन्फिनिटी डालेंगे, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0, मतलब सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। तो ये फॉर्मूला आपका आया कब, जब कैपेसिटर के स्पेस में आपने मेटल स्लैब डाला, तो ये फॉर्मूला आएगा। क्यों, उसकी के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी तरह जिसकी कुछ वैल्यू होगी, तब कैपेसिटेंस आपका इसी टी में ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, अब हम देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। इन सबको आपने नोट कर लिया, एक बार मैं फिर से लिख दूं क्या सारे फॉर्मूले। देखिए कैपेसिटेंस के कितने फॉर्मूले आए हैं वो आप देख लीजिए एक बार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कैपेसिटेंस का, तो C इज इक्वल टू होगा Q अपॉन V। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस V को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, मतलब जो भी एक आइडियल कैपेसिटर है आपका, उसकी ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, नेगेटिव प्लेट हो गया, तो इसकी प्लेट सेपरेशन है D। अगर पॉजिटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E, कैपिटल E। तो आपने रिवीजन किया तो ये सब आपको पता होगा। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई। V हम E इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर सिर्फ एयर है, ठीक है, इन इफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज एयर, तो अगर एयर है तो कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड कंप्लीटली बिटवीन स्पेस, तब कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा मीडियम का के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर अगर पूरा नहीं भरा हुआ है, कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो कैपेसिटेंस हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। और फिर मैंने मेटल स्लैब का आपको बताया ही क्या होगा, मेटल स्लैब का कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका। कैपेसिटेंस आपके चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस आपका पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आता है वो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हुआ। और कैपेसिटेंस बेसिकली आपका मीडियम पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा, प्लेट का नेचर कैसा है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D का। D मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे डिपेंड करेगा कि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो ये बेसिक फॉर्मूलेस थे कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और इसी को हम कंडेंसर भी कहते हैं। अब जो हमें पढ़ना है, ये सब नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी थ्योरी तो कहीं नहीं पूछी जाती, न्यूमेरिकल आती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन हो, उसमें न्यूमेरिकल आएंगे और उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज।
हाँ, कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए आप 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर लेते हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया, है ना, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा कैपेसिटर ये है। अब देखो, मैंने अपोजिट प्लेट को कनेक्ट किया। अगर आप अभी कनेक्ट मत करो, ऐसे छोड़ दो वायर को कैपेसिटर का, तो मान लो मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं। ये पहला कैपेसिटर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी कैपेसिटेंस मान लिया C1 है। ये दूसरा कैपेसिटर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी कैपेसिटेंस है C2। अभी चार्ज को भी हटाओ। और ये तीसरा कैपेसिटर है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये है C3। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3। अब मान लीजिए अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ना चाहता हूँ। सीरीज में जोड़ने का तरीका क्या है? जैसे मान लो एक एंड इधर से लिया और एक एंड इस तरफ लिया, लास्ट वाले कैपेसिटर का, और अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो बैटरी में 2 टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर स्टोर होगा, और फिर जब आप इसे स्टोर कर दोगे, है ना, तो चार्ज इस पर मूव करता चला जाएगा। ठीक है, ये मेथड कौन सा हो जाएगा आपका? कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड से ही बैटरी से सारे चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इन सारे प्लेट्स की पोटेंशियल बढ़ेगी और फिर एक सैचुरेशन स्टेज पे आ जाएगा। मतलब बैटरी से फिर फर्दर चार्ज पास होना बंद होगा और इस पे टोटल चार्ज सब पे इक्वल आ जाएगा। कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग हो सकती है, पोटेंशियल सबकी अलग अलग होगी, लेकिन जब आप सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो सारे प्लेट पे, कैपेसिटर के हर प्लेट पे सेम चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होती है और ये कंडक्शन मेथड अप्लाई होगा। मतलब चार्ज इज शेयर्ड बाय ऑल द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट तभी पहुंचेगी जब सारा चार्ज सेम हो जाएगा। चूंकि सीरीज में है इसलिए चार्ज सेम होगा। ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा है, तो मान लो इसकी जगह 10th में आपने पढ़ा होगा, जैसे रजिस्टर हम जोड़ देते हैं, है ना, 3 बल्ब सीरीज में जोड़ दिया। अब इससे करंट अगर पास होगा तो क्या करंट चेंज हो सकता है? तीनों रजिस्टर में करंट चेंज नहीं होगा, सेम ही करंट पास होगा, क्योंकि कोई और वायर तो है नहीं ब्रांच जिसका लगा हुआ। अब अगर करंट सेम है तो करंट होता क्या है आपका? चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। तो कंक्लूजन आप ये समझ सकते हो कि जब कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो इस पे चार्ज सेम हो जाएगा। ठीक है, सारे कैपेसिटर के प्लेट पे सेम चार्ज आ जाएगा। तो व्हेन कैपेसिटर्स इन सीरीज चार्ज इज सेम, पहली बात। अब अगर सबकी कैपेसिटेंस अलग है तो इसकी पोटेंशियल भी अलग हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, राइट। समझ में आ रही है बात? तो मान लीजिए इन सब की पोटेंशियल अलग अलग हो गई। इधर हो गया पोटेंशियल V1, इधर हो गया पोटेंशियल V2 और इधर हो गया V3। तीनों कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटेंस हो गया V1, V2, V3 और इनकी कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3। तो अब देखिए, बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, यही आपका डिवाइड हो सकता है। तो कहने का मतलब इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी जो है और इसकी जो है, सीरीज में ये तीनों मिलकर क्या होगा? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? पहला इक्वेशन हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल के लिए? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको नोट कीजिए, ठीक है।
अब अभी मैंने बताया था कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। तो इन सब की जगह वैल्यू डालो। जैसे अगर मैं V1 की जगह लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, V1 की जगह लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा Q बाई C1। चार्ज तो सेम है, वो Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2, और V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बाई C3। समझ में आया? अब क्या है, मुझे ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर का सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये तीन कैपेसिटर एक सर्किट में मिलकर जितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, अगर उतना ही एनर्जी एक सिंगल कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर ले जितना ये स्टोर कर रहा है। कहने का मतलब ये तीन अगर मैं हटा दूं और एक ऐसा कैपेसिटर लें जो वो तीन के बराबर, पहला जो था C1 C2 C3, उन तीनों ने मिलकर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया, उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर एक सिंगल कैपेसिटर स्टोर कर ले तो इसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं CS होगी, कैपेसिटर इन सीरीज। तो ये कैपेसिटर जो है उस तीन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। बात समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पर हम इस V को फिर क्या लिख सकते हैं, अभी V रहने दो। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो यहां पर देखो, एक सिंगल कैपेसिटर है, इसकी पोटेंशियल V है और इस पे चार्ज फिर वही रहेगा, चार्ज तो चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब फिर हम इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CS इंटू V। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई CS। सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में है? देखो चार्ज क्यों सेम होगा, क्योंकि फिर बैटरी तो उतना ही चार्ज देगा ना। अब एक ही कैपेसिटर, उसका सारा चार्ज मिल जाएगा। पहले भी तो मैं वही कह रहा था कि बैटरी वही है, तीन कैपेसिटर थे, तो बैटरी की टोटल चार्ज सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों, कंडक्शन मेथड है, सबको वायर से आपने जोड़ रखा है। अब आ जाइए, अगर मैं अब इसको यहां पर इस V की वैल्यू डाल दूं Q बाई C, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 we get 1 Q बाई CS is equal to Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, है ना। तो ये Q कॉमन ले लें तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या दिखेगा, अगर आपने नोट कर लिया तो मिटा दें। अब देखो यहां से अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो इधर का Q से कट जाएगा ये, तब आएगा 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो वेयर CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। ठीक, तो अब अगर सर्किट में हम दो या दो से ज़्यादा, 3 4 5 जितने भी कैपेसिटर चाहें ऐड कर सकते हैं, और सीरीज में उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS होगी, और इसका फॉर्मूला आएगा 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 से भी ज़्यादा है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। इस तरह से हमारा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS की वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, है ना, मान लो ये 2 हैं, तो 2 के लिए मुझे ये CS निकालना हो तो हम ये करेंगे 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2। अब अगर मैं यहाँ पे C1 C2 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, C1 प्लस C2, तो ये जो वैल्यू है 1/CS है। तो 2 कैपेसिटर के लिए CS की वैल्यू क्या हो जाएगी,
C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी यूज़ होगा, इसे आप याद कर लें कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आया है इसी दो को कंपेयर करके, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटर की ग्रुपिंग करें तो सीरीज में कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं। जब हम सीरीज में कर रहे हैं तो चार्ज सेम होगा, सारे प्लेट्स पे चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल अलग हो जाएगी तो कैपेसिटेंस भी अलग हो जाएगा। तो सीरीज में हमारा बेसिक फंडा क्या था, चार्ज सेम। अब पूरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट पोटेंशियल के बराबर होगा, ऐसे है ना। फिर इसमें हम वैल्यू डालते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। फाइन, यही कंसेप्ट था। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो ये काम का है। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स सब में यूज होता है। फाइन, अब मान लीजिए मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करूं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि ये कैपेसिटर आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जैसे ये कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये फर्स्ट इसकी कैपेसिटेंस C1, ये सेकंड इसकी कैपेसिटेंस C2 और ये थर्ड C3, ठीक है। पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल सीरीज में क्या था, अपोजिट प्लेट जुड़ता है, पॉजिटिव का दूसरे के नेगेटिव से, तो वो सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल में क्या होगा, सेम सेम प्लेट कनेक्ट होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो सारे एक साइड वाले प्लेट एक तरफ आ गए और दूसरा वाला प्लेट अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो एक साइड दूसरी प्लेट आ गई। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये दो जंक्शन मिलेगा मुझे। यहाँ पर अगर मैं बैटरी लगा दूं, है ना, तो मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि यहाँ से करंट निकला, ये करंट आई यहाँ पे आया तो करंट की डिवीज़न हो जाएगी। एक इधर मान लो I1 हुआ, इधर I2 हुआ और इधर I3 हो गया, है ना। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो अब इस करंट को हटा के यहाँ पे चार्ज शो कर दो, तो ये चार्ज जो है इस प्लेट को क्या देगा, Q1। मतलब ये करंट जब इसको स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Q1। इसकी कैपेसिटेंस C1 और यहाँ पर चार्ज हो गया Q1। उसी तरह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, Q2, और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, मान लीजिए Q3। करंट जिस प्लेट को स्ट्राइक करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझिए कि ये पॉजिटिव 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 एक साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव 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 एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैपेसिटर किस में आ गया, पैरेलल में। कहने का मतलब अगर आपने ऐसे भी शो कर दिया कि इसका पॉजिटिव प्लेट है और ये भी पॉजिटिव प्लेट है, तो ये दिख रहा है सीरीज में, लेकिन ये सीरीज में है नहीं। क्यों, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक प्लेट जुड़े हुए हैं, तो ये पैरेलल हो गया। बात समझ में आया। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जरूरी है कि आइडेंटिकल प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, समझ में आया। अब सीरीज में हमारा चार्ज सेम होता था, यहाँ पर चार्ज अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें सेम क्या होगा, देखो हर प्लेट जो है बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। कैसे, अगर मैं बैटरी के दो टर्मिनल के आसपास दो पॉइंट मान लो बना दूं ए, ये पॉइंट बना दूं ए और ये पॉइंट बना दूं बी। ए आपका पॉजिटिव प्लेट है और बी आपका नेगेटिव प्लेट है बैटरी का, मतलब ए पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, बी नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ, सिर्फ वायर है तो ये ए पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये वाला पॉइंट आपका ए हो जाएगा। उसी तरह से ये बी 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 बी, ये पॉइंट भी क्या हो गया आपका बी।
अब आप देखो, फिर यहां से वायर ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट बीच में कुछ है नहीं ना, सिर्फ वायर है, तो ये पॉइंट सेम होगा, सेम पोटेंशियल लेके चल रहा है, तो ये पॉइंट भी बी आ गया, ये पॉइंट भी बी आ गया, और ऐसे आते हुए ये पॉइंट भी बी आ गया, है ना। वायर में जब तक कुछ होगा नहीं तो ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। वायर बिल्कुल सिंपल वायर जा रही है, बीच में कुछ भी नहीं, ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर है, कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। ऐसे बी 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 लेते जाओ हर जगह, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ऐसे गए यहाँ भी आ गया, ऐसे गए यहाँ भी आ गया। उसी तरह से इस ए को ऐसे ले गए, ये पूरा ए है, यहाँ पे आया ए, फिर ऐसे चला ए, कुछ नहीं है रास्ते में, यहाँ पे ये भी ए आ गया, ये ए है, ऐसे चलेगा यहाँ पर ये भी ए आ गया, इधर से आया ऐसे, ये भी ए आ गया। अब देखो हर कैपेसिटर किस पॉइंट पे है, ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में है, और ए और बी है क्या, ए और बी के बीच में बैटरी है जिसकी पोटेंशियल है V। इसका मतलब जब कैपेसिटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा तो ये सारे एक ही पोटेंशियल पे होंगे, ऐसे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में आएंगे तो हर कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी पे आ जाएगा, या आप ये कह लीजिए कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और चार्ज अलग हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई? डायग्राम नोट कीजिए। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगी, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो गया, बैटरी की सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज में जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हर कैपेसिटर के पोटेंशियल के बैटरी के पोटेंशियल के सम के बराबर है, राइट। लेकिन पैरेलल जो अभी पढ़ रहे हैं, पैरेलल में क्या है कि हर कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है, तो हर कैपेसिटर की पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, मतलब हर कैपेसिटर V पोटेंशियल पे आ गया। तो फिर क्या होगा, तो इसमें डिवाइड क्या हुआ था पैरेलल में, चार्ज और पोटेंशियल सबकी सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, पहला Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। हमने 3 कैपेसिटर लिए, बैटरी ने Q चार्ज प्रोवाइड किया था और यही चार्ज डिवाइड हो गया तीनों जगह, तो ये Q1 Q2 Q3 Q के बराबर होगा, है ना। अब इस Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। तो Q1 की कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V, तो मैं इसके लिखूंगा C1V, V1 नहीं लिखूंगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। Q2 को हम क्या लिखेंगे, C2V, Q3 को क्या लिखेंगे, C3V, राइट। अब फिर से वही बात, ये तीनों कैपेसिटर मिलकर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, अगर इसकी जगह एक ऐसा कैपेसिटर ले लें जो इनके बराबर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ले, तो वो कैपेसिटर को फिर इसी बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूं, है ना, इसी बैटरी से, तो क्या होगा, ये चार्ज Q दे रहा था तो इस पर चार्ज Q आ जाएगा, पोटेंशियल इसकी V रहेगी और इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं P है। CP स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो ये एक सिंगल कैपेसिटर इन तीनों का इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो उसकी चार्ज Q, कैपेसिटेंस CP मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और उसकी पोटेंशियल फिर वही V। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या आएगा। अगर आप फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स काफ़ी इजी लगेगा, और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तब तो नोबेल प्राइज ही आपका वेट कर रहा है, और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2,
वी गेट क्या हो जाएगा, Cp इंटू वी इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये हर एक टर्म चार्ज है, CV स्टैंड्स फॉर चार्ज, तो V अगर यहाँ से कॉमन लें तो फिर ये V से कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 से ज़्यादा हो तो वो सोन बढ़ता चला जाएगा, मतलब सीरीज में ऐसे चलता जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बनाने आसान होते हैं, कैपेसिटर के इजी होते हैं और आता भी ज़्यादा है। बोर्ड में तो रहता ही है और आपके नीट एग्ज़ाम में भी आते हैं। नीट में भी इजी क्वेश्चन होते हैं, सीधा फार्मूला बेस्ड होता है। नीट मतलब मेडिकल एंट्रेंस। AIEEE में भी आ जाता है, इजी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे कैपेसिटर में तो JEE मेन और JEE एडवांस के भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, जैसा मैं कह रहा था कि इस ग्रुप में टोटल 83 स्टूडेंट हैं और अभी भी मुझे जो दिख रही है ना नंबर, वो ओनली 37 है इंक्लूडिंग मी, मतलब स्टूडेंट 36 ही हैं। तो लगभग 50 स्टूडेंट अपसेंट हैं, है ना। ये अपसेंट स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे या केमिस्ट्री। चलिए, लेकिन एक बात मैं बार बार कहूँगा, फिजिक्स वीक रह गया तो IIT क्या NIT भी नहीं होगा, मेडिकल भी नहीं होगा। सत्य है, फिजिक्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा, आपको आए या ना आए, है ना। नीट को भी नहीं मतलब है कुछ, मतलब अगर आप फिजिक्स में फेल हो गए तो पूरा फेल, बायोलॉजी में 100 ले आओ, फिजिक्स में फेल हो गए तो पूरा फेल, आपकी एडमिशन नहीं होने वाली है। तो फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। और मैं समझ सकता हूँ आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको वो अजीब सा लगता होगा बहुतों को, लेकिन कुछ उपाय नहीं है ना। हर सब्जेक्ट को इक्वल मान के पढ़िए। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं आ रहा है तो ड्यूटी समझ के इसको 1 घंटा जरूर पढ़ो फिजिक्स और रिवीजन करो। जितना मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जितनी कंसेप्ट करा रहा हूँ उतना काफ़ी है, उससे आपका JEE मेन हो जाएगा और मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ग्रुपिंग आपने पढ़ लिया कैपेसिटर का। अब मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस करके देखता हूँ, है ना। यहीं पे 1-2 न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। कल से सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, तो आप लोग सीधा सारे थ्योरी का रिवीजन कर लें। कल से अगले 3 दिन सिर्फ न्यूमेरिकल होगी। देखिए, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, 3 कैपेसिटर लेता हूँ मान लो मैं, 1 2 3, है ना। और मैं इन सबको ऐसे वायर से जोड़ दिया, ये किस में हो गया, किस में कनेक्ट हो जाएगा ये, इसकी कैपेसिटेंस है C1, ये C2 और ये C3। ये आप मान लो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, मतलब ये एंड पॉइंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इन 3 कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा A और B पॉइंट के बीच में। जब भी आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जाएगा तो वो हमेशा किसी 2 पॉइंट के बीच में ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वो 2 पॉइंट है A और B, जिसके बीच में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
ठीक है, ये 2 पॉइंट को आप क्या समझेंगे, बैटरी का टर्मिनल। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको बैटरी बनाकर दिखाएं, नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पॉइंट लिखा होगा। तो जो 2 पॉइंट लिखा है ना, उसको आप मान लेना यहाँ पे बैटरी जुड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसे बैटरी जोड़ सकते हैं, यूं। तो जरूरी नहीं है ना, ये ए बी ऐसे से यहाँ भी आ गया, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो बैटरी देंगे या ना देंगे, उससे मतलब नहीं है। पॉइंट बता दिया मतलब वहाँ पे टर्मिनल जुड़ा हुआ है बैटरी का। ठीक, तो अब आप देखो, अगर ये 2 पॉइंट हैं तो मैं किसी एक तरफ से करंट को पास करा सकता, इधर से किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर पॉजिटिव नेगेटिव, चूंकि सीरीज में सारे अपोजिट प्लेट कनेक्टेड हैं, तो ये आपका इस तरह से दिखेगा। जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके नेगेटिव होते इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर नेगेटिव इधर आ जाएगा, फिर इस नेगेटिव की वजह से इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो अब देखो अपोजिट प्लेट कनेक्टेड है तो ये सीरीज में हो गया। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होती है, सीधा सीरीज में है ना, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर वैल्यू होगी तो हम वैल्यू डाल करके इसका आंसर CS का आंसर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसी क्वेश्चन में, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। पॉइंट भी मैंने वही रखा, अभी आपको सीरीज दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक वायर ऐसे जोड़ देता हूं, ऐसे, और एक वायर ऐसे जोड़ देता हूं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा वायर ऐसे जोड़ दिया और ऐसे जोड़ दिया। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और मान लो इस सारे कैपेसिटर की वैल्यू जो है, क्या मान लें, कुछ वैल्यू ही मान लेते हैं। चलिए इस बार मैं मान लेता हूँ कुछ नंबर, C1 C2 C3, ये सब जो है 1 माइक्रोफैराड है, इन सब की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। और अब हमें A और B के बीच में बताना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग बना लिए होंगे। कैसे करेंगे, अब बताओ मुझे, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कैसे पता करेंगे हम। 2 पॉइंट बताना है, एक A है और एक B है। तो हमने A को पॉजिटिव अगर मान लिया और B को नेगेटिव मान लिया, तो उससे होगा क्या कि इधर वाले सारे पॉइंट A हो जाएंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो देखो ये कैपेसिटर जो है A, ये सारा पॉइंट A है। ये तरीका है आपको सीखना चाहिए। जैसे A ऐसे आ रहा है तो ये पॉइंट भी A हो गया इस कैपेसिटर का। मतलब मैं करने क्या जा रहा हूँ, हर कैपेसिटर के प्लेट के आसपास पॉइंट देखेंगे, कौन सा पॉइंट आएगा, A B कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये वायर सब A से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के आसपास ये पॉइंट A हो गया। अब ये A ऐसे आया, A ऐसे आया, कुछ है नहीं तो वायर है सिर्फ A, ये पॉइंट भी A हो गया। समझ में आ रहा क्या बोला मैं, A, ये वायर में खाली सिर्फ वायर है तो ये पॉइंट A हो गया, सारा A हो गया, ये पॉइंट भी A हो गया। मतलब ये कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट भी A है, ये वाला पॉइंट भी A है। बात समझ में आई। अब इस A को हटा दो। ठीक, अब देखो ये निगेटिव वाला पॉइंट B है, तो ये पॉइंट भी आपका B हो गया, ये भी B है, ये वायर B है, B, ये सारा B आया, ये भी B हो गया। अब जैसे ये B हुआ तो ये पॉइंट भी B हो गया और ये पॉइंट भी B हो गया। ठीक है, अब देखो पहले प्लेट को देखो, पहला प्लेट A और B के बीच में है,
दूसरा प्लेट भी ए और बी के बीच में है। अब पहले और दूसरे में सिमिलरिटी क्या दिख रहा है, इसका भी जुड़ा हुआ है आपस में, मतलब सेम प्लेट जुड़े हुए हैं। किस में हो गया, पैरेलल। इसमें देखो, इसका ए सेम प्लेट जुड़ा हुआ, मतलब ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल। तो C1 C2 पैरेलल, C2 C3 पैरेलल, है ना। C3 को C1 से भी देख सकते हो। इसका ये पॉइंट B है और ये ऐसे जुड़ करके इधर से B से ही जुड़ा हुआ, मतलब ये तीनों जो सीरीज में थे, सिर्फ इस वायर को ऐसे ऐसे जोड़ देने से अब किस में हो गया, पैरेलल में। तो इसका अगर मैं फिर से डायग्राम बना दूं तो ये आपको ऐसे दिखेगा, जब इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझाने के लिए बना दिया। 3 कैपेसिटर हो गए, एक पॉइंट यहाँ ले दिया A, यहाँ एक पॉइंट दे दिया B। अब ये तीनों जो है इसी AB से जुड़ा हुआ है। ये डायग्राम ऐसा हो गया, इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पॉइंट से समझ में आ रहा है। अब ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा जुड़ जाता है। अब C1 C2 C3 सारे 1 माइक्रोफैराड थे, तो ये 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड, ये सॉल्व होकर क्या आ गया, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, बात समझ में आई। ये 3 माइक्रोफैराड हो गए। नोट कीजिए, तरीका समझ में आ रहा है कैपेसिटर के न्यूमेरिकल को बनाना कैसे है। हम सीरीज पैरेलल ढूंढेंगे कैसे, ये मैं बता रहा हूं आपको। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है आते हैं चले जाते हैं, कुछ अभी जस्ट आए हैं 1 बजे, फिर चले जाएंगे, ये है ना, थोड़ा इधर उधर देखेंगे, फिर स्क्रीन मिनिमाइज करके व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, हाय हेलो करेंगे, फिर फिजिक्स भूल जाएंगे। ये सब काम आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके ना बड़े अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे, मतलब क्या बोलूँ मैं, गजब का इन्वायरमेंट हो जाता है। ये अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भयानक तरीके से, और अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी ना एकदम ज़बरदस्त वाला फ्रेंडशिप होती है। तो अपनी एनर्जी बचाइए, वहाँ पहुँचिए, पहले फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़ के वहाँ पहुँचिए, फिर अपनी एनर्जी दिखाना। ओके, तो अभी आपने 2 चीज़ें समझी, पॉइंट कैपेसिटेंस निकाला कैसे गया। अब ये देखो, अब इसमें मैं एक काम और करता हूँ, क्या है ये, जैसे पहले मैंने क्या किया था, 3 कैपेसिटर लिया, ये आ गया C1 C2 C3, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। अभी सारे सीरीज में जो आपने पढ़ा, और अगर सबकी वैल्यू 1 है, अगर मैं सबकी वैल्यू 1 ले लूँ, 1 माइक्रोफैराड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/1, है ना, यही होता है ना। तो ये सारा 1 1 1 क्या हो गया, 3 आया ये, तो CS कितना निकला, 1/3 माइक्रोफैराड। मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाती है। और अगर मैं यहाँ पे एक वायर ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया था, 3 माइक्रोफैराड। तो पैरेलल में करने से आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। समझ में आई बात।
ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, हर इंडिविजुअल से बढ़ जाएगा। अब इसी में जो मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, अभी पैरेलल में है ये, अब मान लो मैं यहाँ पे एक और डाल दूँ C4 और एक यहाँ पे भी डाल दूँ C5। अब क्या होगा, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा A और B के बीच में। बड़े ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, अभी भी कोई आने वाले हैं क्या? मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट ना, जब मैं बोलूँगा ठीक है अब आज की क्लास ख़त्म, उस समय बोलेंगे आ रहे होंगे, क्लास अटेंड करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं नोबेल प्राइज विनर्स। ओके, अब देखिए क्या होगा, पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सबसे पहले। तो अगर ये A पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट A हो गया, ये A हो गया क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, हम पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट भी आपका A हो जाएगा इस कैपेसिटर का। फिर ये A, ये पॉइंट भी A, ये पॉइंट भी A, राइट। अब यहाँ से आगे हम A नहीं दे सकते, क्यों, बीच में कैपेसिटर आ गया तो ये चेंज हो गया इसकी पोलैरिटी। ठीक है, तो अब हम रुक गए, अब हम आगे नहीं जा सकते। अब इधर से चलो, ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B, ये पॉइंट भी B, और ऐसे आगे यहाँ भी एक पॉइंट B। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे फिर एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो जहाँ तक हम जो पॉइंट दे सकते थे हमने दे दिया। अब बची बात यहाँ से, जहाँ से हम रुके थे, देखो आगे जाकर के ये एक टर्मिनल आ रहा है यहाँ पर, है ना। मतलब अगर ये वाला पॉइंट हमें पता चल जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट, और फिर यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम रुक गए थे, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पर और यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लिख दूँ, क्या लिख दें, D, और इस पॉइंट को नाम लिख दो E। तो क्या होगा, ये D लिखा तो ये सारा D D D D, ये पॉइंट D, मतलब ये कैपेसिटर आइडेंटिफाई हो गया कि वो A और D के बीच में है। उसी तरह से यहाँ पे हम रुके थे, ये पॉइंट E लिखा तो नीचे आएंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, E, तो इस कैपेसिटर का भी पता चल गया E। फिर यहाँ पे भी E हो गया और यहाँ पर भी E हो गया। तो पहला कैपेसिटर A और E के बीच में है, दूसरा कैपेसिटर D और E के बीच में है, तीसरा कैपेसिटर B और D के बीच में है, और ये चौथा कैपेसिटर A और D के बीच में है, पांचवा कैपेसिटर E और B के बीच में है। समझ में आ रहा है? तो अब हम और क्लैरिटी के साथ क्या करेंगे, हमें पॉइंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो A और B के बीच में बताना है। एक पॉइंट मैंने D बना दिया और एक पॉइंट E बना दिया। अब इसकी एक और डायग्राम अब हम बनाएंगे। क्या करेंगे, हम पहले ये A 2 पॉइंट लिखेंगे। देखो रफ किया जाता है, इसको बोलेंगे रफ करना। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया एक पॉइंट और A, कहाँ बनाऊँ, चलो देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बना दिया ये A, और एक पॉइंट यहाँ बना दिया B। अब उसके बाद मैंने दो, ये A B तो क्वेश्चन में थे, मैंने एक्स्ट्रा एक D लिया था ये वाला और एक E लिया था। तो हम D को ऊपर लिख दो और E को नीचे लिख दो। दिख रहा है सबको? है ना, ये D ले लिया यहाँ पर
और ये ले लिया यहाँ। ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब हम ये सारे पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, जिसके अबाउट निकालना था उसको सीधा रखा और जो नए पॉइंट थे उसको ऊपर कर दिया वर्टिकल। अब देखो पहले कैपेसिटर को पकड़ो, ये वाला, ये किस पॉइंट के बीच में है? ए और ई के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर डाल देंगे, ये, इसकी वैल्यू क्या होगी C1। इसका काम हो गया। दूसरा कैपेसिटर ये C2 किस पॉइंट के बीच में है? ये D और E के बीच में है। तो ये D है और E है, इसके बीच में आ गया है। ठीक है, इसका नाम हो गया C2। तीसरे को देखो, B और D के बीच में है, तो ये D है और ये B है। ठीक है, फोर्थ कैपेसिटर A और D के बीच में है, A और D के बीच में ये आ गया आपका फोर्थ कैपेसिटर C4। और एक और कैपेसिटर B और E के बीच में है, ये फिफ्थ कैपेसिटर। तो इसकी जगह ये डायग्राम आ गई है ना। अगर मैं इसे बड़ा करके बनाऊं, डायग्राम बना कर बड़ा कर देता तो बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मिला दो यार, चलो। ओके, ये था C1, ये था C2, ये था C3, ये है C4 और ये है C5। अब मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालनी है। तो जिसके बीच में इक्विवेलेंट निकालनी है मतलब वहाँ पे A और B, मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। स्टेप सारे समझ में आ रहा है? अब ये पूरा प्लेट पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर जैसे ही ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब इधर से आ जाओ, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसका क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये अभी नहीं पढ़ना है। उसमें होता क्या, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मतलब करंट या तो ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है, तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्या। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट पास नहीं करेगा, तो ये वाला कैपेसिटर जो बेकार हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब चूंकि सबकी कैपेसिटेंस बराबर है, अब हम इसको हमें चेक कैसे करना है कि ये दोनों सेम पोटेंशियल में होगा। उसके लिए मैं एक कंडीशन बता देता हूँ चेक करने के लिए। अभी आप चेक क्या करेंगे, C4/C3 इज इक्वल टू C1/C5। अगर ऐसा हो, है ना, ठीक है, अभी के लिए समझो, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस अगर हो जाए, मतलब उससे क्या हमें पता चलेगा, D और E सेम पोटेंशियल पे है।